अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं अब्बासी यूसुफ सईद साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा अब्बासी साहब के पास आऊँगा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी, आप ठीक हैं? अपने बारे में सर कुछ बताएं लोगों को कि हम अब्बासी यूसुफ सईद साहब को कैसे जानते हैं, वो कौन है और वो क्या करते हैं। मैं बेसिकली टीचर हूँ और पिछले साल मैं रिटायर हो चुका हूँ। यूनिवर्सिटी टीचर रहा, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोबा पश्तो का चेयरमैन रहा। इसके अलावा MA LLB पहले मैंने किया, फिर उसके बाद PhD की डिग्री हासिल की और 30 साल तक पढ़ाता रहा। और मेरा बुनियादी मैदान राइटिंग है, कलमकारी है। मैं पश्तो में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ, अंग्रेजी में भी लिखता हूँ और इसके अलावा बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ। तो शायरी मेरी असल पहचान है और अभी तक मेरी कोई 11 किताबें शाया हो चुकी हैं और 3-4 पाइपलाइन में है। तो यही मेरी कहानी है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। सर शायरों के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने अपने अशार में वजन लाना है, अपने लहन में दर्द लाना है और अपनी सोच में पुख्तगी लानी है, तो आपका एक नाकाम आशिक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो आशिक जरूरी नहीं कि किसी इंसान पे आशिक हो। बिल्कुल, वो आशिक इंसान भी हो सकता है और इसके अलावा अपने मुल्क से, अपने लोगों से, इंसानियत से, मखलूक़ात से और फिर सबसे बढ़कर इस मखलूक़ात के खालिक से अगर आप मोहब्बत रखें तो यकीनन आपको कामयाबी होगी और उसी मोहब्बत और उसी जज्बे के तुफैल आप तख्लीक भी कर पाएंगे और आपके लिए सोचों और अमल की राहें भी खुलती जाती रहेंगी। सर लिटरेचर में खैबर पख्तूनख्वा में आपकी बड़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, अदब के एतबार से, शायरी के एतबार से। सर क्या आज के दौर में ये कहना दुरुस्त होगा, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख? देखिए जी, असल में अदब एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मैदान है कि ये किसी से कुछ भी नहीं मांगता। हम 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर होते हैं। ख्वाबों में भी देखते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा हो, हमारे लोग अच्छे हो, दुनिया अच्छी हो और अमन अमान हो, खुशहाली हो, मखलूक़ात सब खुश खुर्रम हो, परिंदे हो और जानवर हो और फसलें हो और फूल हो और खुशबू हो। ये सब हमारे जहन के ऊपर सवार होता है। तो हम किसी क्रेडिट के लिए नहीं करते, ये फितरतन शायर अदीब में अल्लाह ताला ने ये जज्बा वदियत किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अदीब और शायर हमेशा यही करता रहता है और उसको ये उम्मीद होती है कि हर हाल में अमन व अमान आखिरी ऑप्शन है। यानी जब तक आप हम जन्नत के सोच में गुम होते हैं तो जन्नत की सोच यही है कि वहाँ अमन व अमान होगा, वहाँ खुशहाली होगी, वहाँ सब लोग आराम से रहेंगे। तो इसी तरह हम दुनिया को चाहते हैं कि दुनिया भी जन्नत हो, अखलाकियात और किरदार और रूहानियात पे कंसंट्रेट करके दुनिया को खूबसूरत बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही सर। सर नौजवानों से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे शुअरा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है नौजवानों की तरबियत में, तो आज के दौर में शायरी, लिटरेचर और अदब के नजरिए से नौजवानों को किस सिमत में जाना चाहिए? देखिए जी, बुनियादी तालीम असल में मादरी जबान में होनी चाहिए ताकि बच्चे को अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी तारीख, अपने मशाहीर, अपने मजहब और अपने अक़दार और रिवायात से उसको जुड़ना पड़ता है। अगर वो ना जुड़े तो वो दूसरों की रिवायात और दूसरों की अक़दार और दूसरों की तारीख को अपनी तारीख समझ लेता है, तो इस वजह से वो नुकसान में हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर यह है कि नौजवान के लिए सबसे बुनियादी चीज है अखलाक, किरदार। अगर वो उसके अखलाक और किरदार अच्छे हैं तो तब अच्छे होंगे जब वो अपनी रवायात पे, अपने मजहब पे, अपने क्या कहते हैं अक़दार पे अमल करेगा। तो उनकी उसके बाद उसकी कैरियर की इब्तिदा होती है। वो ज़बानें सीखता है, वो इल्म सीखता है, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी बेस मजबूत होती है। जिस दरख्त की बेस ना हो तो तूफान, मामूली सा तूफान भी उसको उखाड़ के रख लेता है। सर क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से मामलात हैं या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो असरअंदाज हो रही हैं? अगर अपने मुल्क में अनसोशल मीडिया कहें तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किताबें पढ़ने का रिवाज तकरीबन खत्म हो चुका है।
किताबों के जरिए कामयाबी हासिल की जा सकती है। बुजुर्गों के साथ भी अगर आप देखें, जिस जवान लड़के और लड़की की शादी हो जाती है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका अपना घर हो, तो वो दादा और दादी और चचिया और ममानिया और उनकी मोहब्बत से बच्चों को महरूम कर लेते हैं। तो जो बच्चे दादा दादी और नाना नानी की गोद में पलकर बढ़ते हैं, उन बच्चों की तामीर मजबूत होती है। वो अखलाक और किरदार के हिसाब से, रूहानियत के हिसाब से वो अच्छे बच्चे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम बच्चों को 4 साल की उम्र में स्कूल भेज देते हैं। इंतहाई खतरनाक बात है। इस्लाम ने कहा है कि 7 साल की उम्र के बाद बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो। 7 साल। ईरान में लोग 7 साल के बाद बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो हम 3 साल बच्चे की वो वक्त होता है बच्चे का जिसमें बच्चे को प्यार मिलता है, वो खेलता है, वो गली कूचे में जाता है। तो वो वक्त हम उससे लेके छीन कर उसको स्कूल भेज देते हैं। तो स्कूल में वो नफसियाती तौर पर तबाह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वहां तालीम भी अपनी जबान में नहीं है, तो वो अजीब और गरीब कैफियत का शिकार हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे के जहन पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, और जब वो जवान होता है तो वो बड़ों के लिए वो जज्बे नहीं रखता जो जज्बे हम रखते थे। तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी जल्दी जवान हो और जल्दी जल्दी कमाना शुरू करें। सर, पेरेंटल सिस्टम के अलावा सोसाइटी के और जो फैक्टर्स हैं जो तरबियत पे असरअंदाज होते हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, उसमें बहुत अहम किरदार असातिज़ा और हमारे तालीमी निज़ाम का है। उस्ताद का काम है पढ़ाना, टीचर। टीचिंग का मतलब है पढ़ाना, उसका काम तरबियत करना नहीं है। तरबियत करने का काम वालिदैन का है, माशरे का है। उस्ताद फिर भी तरबियत कर रहा है, इसके बावजूद भी उस्ताद तरबियत कर रहा है। तो उस्ताद की जिम्मेदारी इतनी है, चूंकि तालीम पैसों पे अब हो गई है, तो बच्चा समझता है बकौल अल्लामा इकबाल के कि वो दिन भी थे कि खिदमत उस्ताद के एवज जी चाहता था हदिये दिल पेश कीजिए। गुजरा जमाना ऐसा कि लड़का पस अज सबक कहता है मास्टर से कि बिल पेश कीजिए। तो जब बच्चे को पता चलता है कि वो पैसों से पढ़ रहा है तो फिर उस्ताद से डरता भी नहीं है। उस्ताद भी उसको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कुछ कहूं तो कल को मसला खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उस्ताद को मारने से भी मना किया है। छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए जो नहीं समझते। जो बड़े हो जाए उसके कान खींचने जरूरी होता है, उनके ट्यूनिंग के लिए जरूरी होता है। जब गाड़ी सही नहीं चलती तो उसको हम जाके ट्यून करते हैं, तो बच्चे को भी ट्यून करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, उसको थोड़ा बहुत तबकी देनी पड़ती है, उसके कान खींचने पड़ते हैं। अगर ना खींचे तो वो टेढ़े दरख्त की तरह बढ़ के पूरी उम्र टेढ़ा ही रहेगा। और सर, मसाइल का आगाज यकीनी तौर पर कई एक मसाइल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ मसाइल का जिक्र करना नाकाफी रहेगा? हल कहाँ से मिलेगा सर? बहुत बजाय इरशाद फरमाया हमने आपने, और अब आपकी बात में इतना डिप्थ है कि मैं इसको जरा मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब ये पामिस्ट्री का इल्म जो है उसको थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, तो इसमें ये बुरी चीजें बिल्कुल सामने नजर आती है, अच्छी चीजें जरा गहरी होती है। तो इसी तरह लोग जब तनकीद करते हैं तो तनकीद में तनकीस पहले करते हैं, नुक्स पहले निकालते हैं, और उसमें इस्लाह की पहलू की जानिब बाद में बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम हर कोई कर सकता है तनकीद। पश्तो में एक मिसल मशहूर है कि तमाशबीन दन्नख मंजवली, यानी तमाशबीन कामयाब चांदमारी करता है तो वो सही निशाना लगाता है। तो तमाशबीन होता है, जो मैदान में है जो बंदा वो क्या कर सकता है। तो ठीक है, खामियां कमियां और कोताहियां बतानी चाहिए, लेकिन उस इदारे को, उस काम को सही समत में जाने के लिए मशवरा भी देना चाहिए और उसके लिए अमल भी करना चाहिए। तो हमारे यहाँ अमल की कमी है और बातों और तनकीद की बहुत फरावानी है। सर, आज के नौजवान को एक अहम नसीहत आप क्या करना चाहेंगे इस तनाजुर में? सबसे पहली बात तो यह है कि जो बंदा FSC तक, मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि FSC तक बच्चे को मोबाइल की कतअन जरूरत नहीं है। लेकिन आज के दौर में क्या रोका जा सकता है? कतअन नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को इस मसला है या घर में कोई मसला है तो उसको ये नॉन टच मोबाइल चाहिए कि उसमें सिर्फ कॉल रिसीव करे
SMS पढ़े और बस इतना चाहिए। बच्चों को टच मोबाइल FSC FAFSC तक नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका वक्त जाया हो जाता है। इसके अलावा बच्चों को पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना, खेलना, कूदना और अपने बुजुर्गों और अपने बहन भाइयों के साथ घुल मिलकर रहना, ये उनका काम है। बाकी काम बच्चों के कोई नहीं है। टीवी देखना भी उनके लिए इतना फायदेमंद नहीं है। कभी कार्टून देखा तो अच्छी बात है, कभी कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हफ्ते में एक बार या दिन में 1 घंटा देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टीवी के सामने बैठना, मोबाइल में वक्त जाया करना, वक्त सबसे कीमती है। अगर आप वक्त को सही इस्तेमाल करेंगे तो आप कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं पूरे वसूख से आपको कहता हूं कि जो लोग दुनिया में कामयाब है उन्होंने अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया है, तब कामयाब। सर, शहर पेशावर से आपकी बड़ी मोहब्बत है और आज भी हम जिस मजलिस में मौजूद हैं उसका मकसद पेशावर की अदबी तनाजुर को पेश करना है, तो उसके हवाले से सर कुछ बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि उसी के साथ आप कंक्लूड करें अपनी बात को कि पेशावर शहर के साथ बीइंग पेशावरी और बीइंग पाकिस्तानी मोहब्बत जताने के कौन कौन से रंग हम नौजवानों को, यूथ को अपनाने चाहिए। मैंने दुनिया के कई ममालिक का दौरा किया है, कई ममालिक देखे हैं। कहीं कहीं पे मुझे थोड़ी बहुत रूहानियत और मोहब्बत नजर आई है और वो मिठास मिली है, लेकिन पेशावर में जो बात है वो कहीं भी मिली। इसकी खास बात मैं बता दूं, एक तो यहाँ पे रिज़्क़ की बड़ी फरावानी है, हर कोई पेट भर के खाता है और ये अल्लाह ताला की खसूसी मेहरबानी है। इसके अलावा पेशावर का पानी बहुत मीठा है, ये पानी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं दीर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे पहाड़ों का और चश्मों का पानी है, बहुत मीठा है। लेकिन जब मैं पेशावर का पानी आंखें बंद करके पीता हूँ तो पहचानता हूँ कि ये पेशावर का पानी है। पेशावर की अपनी सिफात है, अपनी खूबियां हैं और पेशावर में जो लोग रहते हैं वो बड़े प्यारे हैं, बड़ी मीठे हैं। वो खा हिंद को बोलने वाले हैं, वो खा पोठोहारी बोलने वाले हैं, वो ये पेशावर के इर्द गिर्द जो इलाका है, क्या कहते हैं उसको, खास खालिसा में रहने वाले लोग हैं और बाकी जो खलील, मोमंद और अफरीदी और मुकामी लोग हैं। तो यकीन करें ये सब पेशावर के मिजाज को भी समझते हैं और सब एक ही कल्चर के परवरदा है। तो इस वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना और हर किस्म के हालात में जी कर दिखाना, इसी शहर की खूबी है। और इस शहर ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। आर्ट की दुनिया में जाएं, गुलजी है, गनी खान है और आज के दौर तक कई बेशुमार आर्टिस्ट हैं। इसी तरह फन की दुनिया में जाए, यूसुफ खान, दिलीप कुमार को देखे, शाहरुख खान को देखे और वो एक गैलेक्सी है। इसके अलावा अदब के मैदान में आए फारिग बुखारी, रजा हमदानी, हमजा शिनवारी, दोस्त मोहम्मद कामिल, काका जी सनोवर हुसैन मोहम्मद और इसी तरह बस जी, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं उस दौर में पैदा हुआ कि मैंने इन सबको देखा, इन सबको मैंने देखा और उनसे फैज हासिल किया और उनके साथ बड़ी बैठकें रही, मुशायरे रहे। तो मैं समझता हूँ कि पेशावर है बस। सर, जाते जाते कोई एक शेर हो जाए जो आज के नौजवानों के लिए एक दर्स की हैसियत रखे। बस जी 2-4 मिसरे याद आ रहे हैं कि अगर तुम हुस्न चाहो तो मेरे चेहरे पे मत जाओ, अगर तुम हुस्न चाहो तो मेरे चेहरे पे मत जाओ कि चेहरे बुझ भी जाते हैं। मेरी कामत को मत देखो कि कामत टूट जाती है। तलब है हुस्न की तो फिर मेरी गहराई में झांको, मेरे अंदर का इंसान है वो सबसे खूबसूरत है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।